नमस्कार और इस विशेष चर्चा सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की गहराई में उतर रहे हैं जो चेक के लेन देन से जुड़ा है। एक ऐसी स्थिति जिससे शायद बहुत से लोग कभी ना कभी गुजरे हों। सोचिए, किसी का चेक बाउंस हो गया या किसी को ऐसा चेक मिला जो बैंक ने वापस कर दिया। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जियानचंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह। ये 2025 का मामला है और इस फैसले ने ना एक बड़ा सवाल खड़ा किया और उसका जवाब भी दिया कि भाई, अगर किसी को चेक बाउंस के मामले में सजा हो भी जाए, मान लीजिए कोर्ट ने सजा सुना दी, लेकिन बाद में सजा सुनाए जाने के बाद दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर लें, तो क्या वो सजा रद्द की जा सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ कोर्ट सजा सुना रहा है, दूसरी तरफ पार्टियां हाथ मिला रही हैं। क्या कानून इसकी इजाजत देता है? चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जियानचंद गर्ग के मामले में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है जियानचंद गर्ग से। उन पर केस किया था हरपाल सिंह ने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत। ये वही कानून है जो चेक बाउंस के मामलों को देखता है। आरोप सीधा था। गर्ग ने हरपाल सिंह से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, चुकाने के लिए एक चेक दिया, लेकिन जब वो चेक बैंक में लगा तो फंड्स अपर्याप्त कहकर वापस आ गया, मतलब खाते में पैसे नहीं थे। सिंह ने फिर कानूनी नोटिस भेजा, जैसा कि होता है, पर जब 15 दिन में पैसा नहीं मिला तो वो अदालत चले गए। मामला गया निचली अदालत, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JMFC के पास। सुनवाई हुई और कोर्ट ने गर्ग को दोषी पाया। उन्हें 6 महीने की साधारण कैद और कुछ जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये फैसला करीब 2010 का है। गर्ग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपील की, पहले एडिशनल सेशंस जज के पास गए, फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की, लेकिन दोनों ही जगह उनकी अपील और याचिका खारिज हो गई। हाई कोर्ट का फैसला तो अभी हाल ही में आया, मार्च 2025 में। तो ऐसा लग रहा था कि अब गर्ग को जेल जाना ही पड़ेगा। मतलब सालों की कानूनी लड़ाई के बाद नतीजा एकदम खिलाफ था। यही कहानी में एक, क्या कहते हैं, नाटकीय मोड़ आता है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बस कुछ ही दिन बाद, अप्रैल 2025 की शुरुआत में, जियानचंद गर्ग और शिकायतकर्ता हरपाल सिंह, उनके बीच एक समझौता हो गया, बाकायदा लिखित में। हरपाल सिंह ने कहा कि भाई, उन्हें गर्ग को बरी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, मामला सुलझ गया है। अब इस समझौते के आधार पर गर्ग ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एक नई अर्जी दी कि देखिए, हमारे बीच समझौता हो गया है, लिहाजा पुरानी सजा को रद्द करके मुझे बरी कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बार अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया कि मामला तो पहले ही तय हो चुका है, मतलब रिवीजन याचिका खारिज हो चुकी है, अब इस पर दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। सोचिए, घर की हालत। समझौता भी हो गया, पैसे का लेन देन भी शायद तय हो गया जी, लेकिन सजा की तलवार फिर भी लटक रही थी। बिल्कुल। और तब ये मामला पहुंचा भारत के सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ से ये केस सिर्फ 2 पार्टियों का नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा कानूनी सवाल बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना, हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की 2 धाराओं को ठीक से समझना होगा। पहली, जिसके तहत ये केस हुआ था, धारा 138, और दूसरी, जिसने इस केस का पूरा रुख ही मोड़ दिया, वो है धारा 147। धारा 138 तो काफी लोग जानते हैं। ये कहती है कि अगर आपने कोई कानूनी देनदारी या कर्ज चुकाने के लिए चेक दिया है और वो अपर्याप्त फंड या खाता बंद होने जैसे कारणों से बाउंस हो जाता है, तो ये एक अपराध है। इसके लिए 2 साल तक की कैद या चेक की रकम से दुगनी राशि तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। हाँ, ये तो सुना है, पर क्या मतलब चेक बाउंस होते ही सीधे जेल? ऐसा तो नहीं होता होगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून में पूरी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस तय है। जैसे चेक जारी होने के 3 महीने के अंदर बैंक में लगना चाहिए। बाउंस होने पर 30 दिन के अंदर देनदार को एक लिखित नोटिस भेजना होता है, और अगर नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर पैसा नहीं चुकाया जाता, तभी आपराधिक शिकायत दर्ज हो सकती है। इस सब का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। असल में ये सुनिश्चित करना है कि लोग चेक को गंभीरता से लें और व्यापारिक लेन देन में भरोसा बना रहें। ठीक है, ये तो हुई धारा 138 की बात। अब वो दूसरी धारा 147, वो क्या है जिसने इस केस में इतनी अहम भूमिका निभाई? हाँ, धारा 147। इसे 2002 में कानून में जोड़ा गया था। ये बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
ये बस इतना कहती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आने वाले सभी अपराध कंपाउंडेबल होंगे। कंपाउंडेबल, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य। इसका मतलब है कि भले ही चेक बाउंस को कानूनन अपराध माना गया है, लेकिन अगर आरोपी यानी चेक देने वाला और शिकायतकर्ता यानी चेक लेने वाला अगर वो आपस में समझौता कर लेते हैं तो मामला खत्म किया जा सकता है। कोर्ट इस समझौते को मंजूरी दे सकता है और केस बंद हो सकता है। और ये बात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो सामान्य नियम हैं उनके बावजूद लागू होती है। अच्छा, तो मतलब कानून खुद ही कह रहा है कि भाई ये है तो अपराध, पर अगर तुम लोग आपस में सुलझा लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ। बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यही है कि विधायिका ने मतलब कानून बनाने वालों ने खुद ही ये मान लिया कि धारा 138 के मामले असल में निजी लेन देन के विवाद हैं। ये सिविल प्रकृति के मामले हैं जिन्हें बस कानूनी वजन देने के लिए और चेक की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आपराधिक श्रेणी में डाला गया है। इसीलिए समझौते का रास्ता खुला रखा गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि ठीक है, समझौता हो सकता है, ये धारा 147 कहती है, लेकिन क्या सजा सुनाए जाने के बाद भी हो सकता है, खासकर तब जब हाईकोर्ट तक मामला खारिज हो चुका हो? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो गर्ग की अर्जी इसी आधार पर खारिज कर दी थी कि फैसला हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, यही सबसे बड़ा पेच था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया। उन्होंने सिर्फ इसी केस के तथ्यों को नहीं देखा, बल्कि अपने ही पिछले कई फैसलों को सामने रखा और एक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की। कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का जिक्र किया, जैसे 2018 का एक मामला था MS मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंचन मेहता। उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि धारा 138 का अपराध जो है वो मुख्य रूप से एक सिविल रॉन्ग है, मतलब एक नागरिक गलती जिसे जानबूझकर धारा 147 के तहत समझौता योग्य बनाया गया है। मकसद सजा से ज्यादा वसूली है। यानी कोर्ट पहले भी ये मानता रहा है कि ये असल में पैसों के लेन देन का ही मामला है, अपराध तो है पर सिविल नेचर का ज्यादा है। हाँ, और इसी सोच को 2021 के एक और केस में P मोहन राज वर्सेस MS शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, उसमें और भी दिलचस्प तरीके से कहा गया। कोर्ट ने धारा 138 के अपराध को एक यादगार उपमा दी। आपराधिक भेड़िए की खाल में सिविल भेड़, सिविल शीप इन क्रिमिनल वुल्फ्स क्लोथिंग। वाह, आपराधिक भेड़िए की खाल में सिविल भेड़, ये तो सुनने में ही बड़ा गहरा लगता है। मतलब बाहर से देखने में तो ये एक क्रिमिनल केस लगता है, भेड़िए जैसा डरावना, पर अंदर से है ये एक सीधा साधा सिविल मामला, भेड़ जैसा। यही मतलब हुआ? बिल्कुल यही मतलब है। कोर्ट यही कहना चाह रहा था कि ये हैं तो मूल रूप से निजी कर्ज या देनदारी के मामले, लेकिन इन्हें आपराधिक कानून का डर दिखाकर, मतलब भेड़िए की खाल पहनाकर सुलझाने की कोशिश की जाती है, ताकि लोग चेक का सम्मान करें और भुगतान समय पर हो। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि अगर ये असल में सिविल भेड़ है, तो फिर सजा के बाद समझौता क्यों नहीं हो सकता? सिविल मामलों में तो अक्सर समझौते होते ही रहते हैं। था कि जब पार्टियां समझौता करती हैं तो उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। शायद शिकायतकर्ता को जल्दी पैसा मिल रहा हो, या शायद मूल रकम से ज्यादा मिल रहा हो, या फिर दोनों पक्ष लंबी कानूनी लड़ाई की अनिश्चितता से बचना चाहते हों। एक बार जब वो आपसी सहमति से समझौता कर लेते हैं तो वो समझौता ही उनकी नई सच्चाई बन जाता है। वो पुरानी शिकायत की जगह ले लेता है। और हाल ही में 2023 में BV शेषैया बनाम तेलंगाना राज्य केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि जब पार्टियां खुद ही आपस में मामला सुलझाना चाहती हैं तो कानून को उसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, बल्कि इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इन सारे पुराने फैसलों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने जियान चंद्र गर्ग के मामले को देखा और पाया कि ये कोई अनोखा मामला नहीं है, बल्कि एक स्थापित कानूनी सिद्धांत का ही विस्तार है। कोर्ट ने देखा कि गर्ग और हरपाल सिंह के बीच 6 अप्रैल 2025 को एक समझौता हुआ था। उसका दस्तावेज रिकॉर्ड पर था। इसके अलावा हरपाल सिंह ने 16 अप्रैल 2025 को एक हलफनामा मतलब एफिडेविट भी दिया था। इन दोनों दस्तावेजों में साफ लिखा था कि उन्हें गर्ग से कुल 8 लाख रुपए मिल गए। 8 लाख? लेकिन उधार तो 5 लाख का था। हाँ, ये दिलचस्प है। समझौते में उन्हें मूल रकम से ज्यादा 8 लाख रुपए मिले। ये रकम 2 डिमांड ड्राफ्ट और 3 पोस्ट डेटेड चेक के जरिए दी गई थी। हाँ, और हलफनामे में हरपाल सिंह ने साफ कहा कि ये रकम उन्हें बिना किसी दबाव के अपनी पूरी मर्जी से मिली है और ये मूल 5 लाख के कर्ज का पूर्ण और अंतिम निपटान है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो मतलब शिकायतकर्ता को न सिर्फ उसका पैसा मिला, बल्कि शायद कुछ ज्यादा भी मिला। जी। और उसने लिखित में मान लिया कि मामला खत्म। हाँ। अब इसके बाद सजा जारी रखने का क्या तुक बनता है, कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल।
सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना। उन्होंने कहा कि जब शिकायतकर्ता खुद कह रहा है कि उसे संतोषजनक समाधान मिल गया है और उसने स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से समझौता कर लिया है, तो फिर आरोपी को जेल भेजने का क्या उद्देश्य पूरा होगा? धारा 138 का मकसद पैसा वसूल करवाना था, वो हो गया। दंड का उद्देश्य, जिसे डेटरेंस या निवारण कहते हैं, वो तब अप्रासंगिक हो जाता है जब क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया अंत में? जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 11 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने ज्ञानचंद गर्ग की अपील स्वीकार कर ली। जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस आदेश को रद्द कर दिया। और सिर्फ हाईकोर्ट का आदेश ही नहीं, बल्कि निचली अदालतों द्वारा दी गई दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन और सजा यानी सेंटेंस, उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ज्ञानचंद गर्ग बरी हो गए। लेकिन क्या ये फैसला वाकई बहुत महत्वपूर्ण है? ये एक नज़ीर बन गया है। ये साफ करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 147 के तहत समझौता सिर्फ ट्रायल या अपील के दौरान ही नहीं, बल्कि दोष सिद्धि और सजा होने के बाद भी किया जा सकता है। और अगर ऐसा समझौता वास्तविक है, स्वैच्छिक है और शिकायतकर्ता को पूरी या तयशुदा रकम मिल गई है, तो अदालत उस समझौते को मान्यता देगी और सजा को रद्द कर देगी। लेकिन क्या इसमें ये डर नहीं है कि लोग सोचेंगे चलो पहले चेक बाउंस होने दो, केस चलने दो, सजा होने दो, बाद में पैसे देके छूट जाएंगे? क्या इससे गलत संदेश नहीं जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है, इस पर सोचा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट का नजरिया शायद ये है कि धारा 138 का जो प्राथमिक उद्देश्य है, जैसा हमने बार बार कहा, वो सिविल लेन देन को सुचारू बनाना है और पीड़ित पक्ष को उसका पैसा दिलवाना है। अगर समझौते से ये उद्देश्य पूरा हो रहा हो, भले ही देर से हो रहा हो, तो फिर व्यक्ति को जेल में रखने से समाज का कोई बड़ा भला नहीं हो रहा, खासकर तब जब पीड़ित पक्ष खुद संतुष्ट है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि समझौते में अक्सर मूल रकम से ज्यादा भुगतान होता है। जैसे इस केस में हुआ, 5 लाख के बदले 8 लाख मिले, तो ये एक तरह से देरी और परेशानी के हर्जाने जैसा भी हो सकता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, भारत की अदालतों पर मुकदमों का बोझ कितना ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 35 लाख मामले सिर्फ चेक बाउंस के ही लंबित हैं। यह फैसला ऐसे लाखों मामलों में आपसी समझौते को बहुत बढ़ावा दे सकता है। 35 लाख, ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो ये फैसला एक तरह से अदालतों का बोझ कम करने में भी मददगार हो सकता है। निश्चित रूप से, अगर पार्टियां आपस में ही मामला सुलझा ले तो कोर्ट का कीमती समय बचेगा। वो समय ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों में लगाया जा सकता है। साथ ही दोनों पक्षों को भी सालों चलने वाली महंगी और थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। जैसा कि आपने शुरू में कहा था, समझौता हार नहीं बल्कि एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। बिल्कुल, कानून का मकसद सिर्फ बदला लेना या सजा देना ही नहीं होता, न्याय करना होता है। और इस तरह के मामलों में न्याय अक्सर पैसे की वापसी और शायद रिश्ते की बहाली से ज्यादा जुड़ा होता है। तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या हैं, अगर हम समेटना चाहें? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 चेक बाउंस को एक दंडनीय अपराध बनाती है, ये तो साफ है। दूसरी, इसी एक्ट की धारा 147 इन अपराधों को कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य बनाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, जो ज्ञानचंद गर्ग मामले 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यह समझौता सजा होने के बाद भी हो सकता है। अगर समझौता वास्तविक और स्वैच्छिक है और पैसे का पूरा भुगतान हो गया है, तो दोष सिद्धि और सजा रद्द की जा सकती है। और चौथी बात, शर्त यही है कि समझौता असली हो, बिना किसी दबाव के हो और लेन देन पूरा हो चुका हो या तय हो चुका हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वादा कर दिया और पैसे दिए ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे चेक बाउंस केस में सजा हो गई है और वो जेल जाने वाला है या शायद जा भी चुका है, लेकिन वो अब शिकायतकर्ता से समझौता कर लेता है और पैसे चुका देता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला देकर अपनी सजा रद्द करवा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकता है, समझौते के कागजात दिखा सकता है और इस फैसले का ज्ञानचंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह का जिक्र करके राहत की मांग कर सकता है। ये उन लोगों के लिए वाकई एक बड़ी राहत है जो शायद पहले समझौता नहीं कर पाए थे लेकिन अब करना चाहते हैं। वहीं शिकायतकर्ताओं के लिए भी ये समझना जरूरी है कि अगर वो एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पैसा लेकर समझौता कर लेते हैं,
तो फिर वो उसी मामले को दोबारा नहीं उठा सकते हैं। समझौता हो गया मतलब मामला हमेशा के लिए खत्म। ये वाकई एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण कानूनी विकास है। ये दिखाता है कि कानून कितना लचीला हो सकता है और कैसे वो सजा के साथ साथ समाधान पे भी ध्यान देता है। जैसा कि इस मामले में हुआ, दो पक्षों ने अपनी कड़वाहट को किनारे रखकर एक रास्ता निकाला और देश की सर्वोच्च अदालत ने भी प्रक्रिया की बारीकियों से ऊपर उठकर न्याय के असल मकसद को पहचाना। कभी-कभी न्याय शायद हथकड़ियों से ज्यादा हाथ मिलाने में होता है। बिल्कुल। और ये फैसला हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है जाते नाते। क्या हमारी न्याय प्रणाली को, खासकर ऐसे मामलों में जो मूल रूप से सिविल विवाद हैं, जैसे ये आपराधिक भेड़िए की खाल में सिविल भेड़, क्या हमें सुलह और क्षतिपूर्ति पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? क्या हमें सजा के बजाय समाधान को प्राथमिकता देने के लिए कानूनी ढांचे में और बदलाव करने की जरूरत है? क्या ये सोचने का समय है कि इस सिविल भेड़ को भेड़िए की खाल से पूरी तरह निकालकर इसे सिविल प्रक्रिया के तहत ही सुलझाने के और बेहतर और तेज तरीके ईजाद किए जाएं? ये सवाल भविष्य के लिए है, जिस पर कानून बनाने वालों और समाज को विचार करना होगा। बहुत खूब। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को चेक बाउंस से जुड़े कानून के इस अहम पहलू की एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी।